नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, इस सीरीज़ का ये 7वां लेक्चर होगा। इससे पहले 6 लेक्चर हमने पढ़ा दिए गए हैं, उनमें भी हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हैं जीके के। तो इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे उन्हीं को। देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न होंगे ना, ये आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से ये प्रश्न लिए गए हैं। और प्रश्नों को डिस्कस करते समय हम उनसे रिलेटेड और भी फैक्ट आपको बता देंगे, जिससे कि और भी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? ऐसे पहले भारतीय कौन है जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। इसका जवाब तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में से आप बताइए कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वो पहले भारतीय कौन है। तो राइट आंसर जो अगर आपको मालूम है तो बताइए इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विनोबा भावे हो जाएगा। ठीक है, विनोबा भावे, नोट कर लीजिएगा। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये पुरस्कार किसकी याद में मनाया जाता है, ये भी एक प्रश्न है। देखिए, फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व जो राष्ट्रपति, जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है, नोट कर लीजिएगा। अभी 2019 में रवीश कुमार को मिला था ये। अब रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है वो किसे दिया जाता है, अर्थात किस क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले को ये अवार्ड दिया जाता है? तो देखिए, जो सरकारी सेवा में लगा हो और अच्छा योगदान अपना दे रहा हो उसे भी दिया जाता है, और जो सार्वजनिक सेवाओं में जैसे सेवा कर रहा हो, लोगों का भला कर रहा हो, उन्हें भी दिया जाता है। और सामुदायिक नेतृत्व जो करता है उसको भी दिया जाता है, अर्थात जो लीडरशिप जिसकी बढ़िया है उसे भी दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिया जाता है, तो रवीश कुमार को इस पत्रकारिता के क्षेत्र में ही मिला था। साहित्य और रचनात्मक संचार कला के क्षेत्र में भी दिया जाता है, अर्थात साहित्य में कोई अच्छा जिसने किताब लिख दी हो तो उसे भी दिया जाता है। शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व को भी ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो बहुत बार पूछा जा रहा है ये प्रश्न, कुछ वर्षों से ये लगातार ये हर परीक्षा में देखने को मिल ही जाता है। द ऑडेसिटी ऑफ होप के पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन है, अर्थात द ऑडेसिटी ऑफ होप ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो जवाब बताइए, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो बराक ओबामा है। ठीक है, क्या है? बराक ओबामा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कुश्ती खिलाड़ियों में से ओलंपिक पदक विजेता कौन है? ये 4 नाम दिए गए हैं, बहुत फेमस नाम है। योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, महाबली सतपाल और नरसिम्हा यादव। इन चारों खिलाड़ियों में से, ये चारों कुश्ती खिलाड़ी हैं, इनमें से ओलंपिक पदक विजेता कौन है? चाहे कोई भी पदक जीता हो, चाहे गोल्ड मेडल जीता हो, ब्रॉन्ज मेडल जीता हो, सिल्वर मेडल जीता हो, बस ये पूछा गया है कि जो ओलंपिक में किसने मेडल जीता है इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, योगेश्वर दत्त भी हैं और सुशील कुमार भी हैं, अर्थात 1 और 2 दोनों हो जाएगा। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार, इन दोनों ने ओलंपिक पदक जीता हुआ है। योगेश्वर दत्त ने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक के अंदर, और सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था 2012 में, और इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2008 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये हैं योगेश्वर दत्त और ये हैं सुशील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बचपन बचाओ आंदोलन का संस्थापक है? बचपन बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है,
और बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना 1980 में हुई थी और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। 2014 में इन्हें और पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफ़जई हैं उनके साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? शांति के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है। उस देश का नाम बताना है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उस देश का मानचित्र अंकित है। ऐसा कौन सा देश है जिसका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके ऊपर उसके देश का ही मैप छपा हुआ है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ऐसे केवल 2 ही देश हैं जिनके झंडे के ऊपर उन्हीं के देश का मैप छपा हुआ है। तो इसका चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो साइप्रस हो जाएगा। तो 2 देश कौन कौन से हैं? साइप्रस और कोसोवा। ये 2 देश हैं जिनके झंडे के ऊपर इन्हीं का नक्शा छपा हुआ है। देखिए ये जो है साइप्रस, यहाँ पे झंडा इनका है, इनके झंडे पर इनके देश का नक्शा है। और ये है कोसोवा, इनके भी झंडे पर इनके देश का नक्शा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट की जाती है? ये साइंस का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट की जाती है? इन चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है। दिमाग की कार्यप्रणाली को अगर प्रकट करना हो तो ईईजी टेस्ट करवाया जाता है। ईईजी की फुल फॉर्म जो होती है वो इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी होती है। इसके अलावा हृदय, दिल की अगर कार्यप्रणाली का जानकारी चाहिए होती है, टेस्ट करवाना होता है तो ईसीजी टेस्ट करवाया जाता है। तो ईसीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम का अभिप्राय क्या है? अर्थात सिम का फुल फॉर्म आपको बताना है। बहुत आसान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। एस फॉर सब्सक्राइबर, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एम फॉर मॉड्यूल हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था। अर्थात नोबेल पुरस्कार जो थे ना उसमें एक क्षेत्र अर्थशास्त्र का भी है, ये बाद में जोड़ा गया है। इसे कब जोड़ा गया है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में, 1969 में जोड़ा गया था। ठीक है। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी। तब ये शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है। लेकिन 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये दिया जाने लग गया। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र मतलब जो राइटर होते थे बढ़िया बढ़िया, जिनकी किताबें फेमस हो जाती थी, उन्हीं को दिया जाता था। तो गीतांजलि इनकी एक रचना है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसी के कारण इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 22 अप्रैल है। नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? इन चारों विकल्पों में से आप बताइए कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किसी मंदिर का साक्ष्य तो मिला नहीं है, फिर भी वो जो पूजा करते थे किस चीज़ की पूजा करते थे? चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो पशुपति हो जाएगा। ठीक है, पशुपति की और पृथ्वी की भी वो पूजा करते हैं, ऐसा भी साक्ष्य मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? फेक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इन चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो आयरन सल्फाइड हो जाएगा, FeS2। ठीक है, FeS2
अर्थात आयरन सल्फाइड को ही झूठा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भारत के अंदर नेशनल जो स्पोर्ट्स डे होता है वो किस दिन मनाया जाता है। ये आप सभी को आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को जन्म दिवस होता है। किसका जन्म दिवस? मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। उन्हीं के जन्म दिवस को भारतीय खेल दिवस या राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। ये हैं ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? इन चारों विकल्पों में से आप बताइए कि इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य के अंदर विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। केवल और केवल वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। बाकी इसके अलावा किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा ही है। तो वो 6 राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है जहां पर 58 सीटें हैं विधान परिषद में, जबकि बिहार में 75 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 100 सीटें हैं, तेलंगाना में 40 सीटें हैं। तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इन चारों विकल्पों में से बताइए कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो इस चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनंत शयनम अयंगर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएगा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? तो वर्तमान में है ओम बिरला। ये हैं अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, और ये हैं ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का क्रैश कोर्स पढ़ा होगा तो उसमें डिस्कस किया गया है। सूर्य से लेकर पृथ्वी की दूरी कितनी है और कितना टाइम लगता है सूरज की किरण को पृथ्वी के सतह पर पहुंचने में, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 149.6 मिलियन किलोमीटर, अर्थात 149.6 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी है पृथ्वी से सूरज की। अब ये निकालना हो कि प्रकाश की किरण को या सूर्य की किरण को कितना समय लगेगा सूरज से लेकर पृथ्वी की सतह पर आने में, तो कैसे निकालोगे? आपको मालूम है फॉर्मूला कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है कि नहीं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी आपको मालूम है कि जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 149.6 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई टी। टी इधर चला जाएगा, बाकी ये सॉल्व करके देखेंगे वो आपका समय आ जाएगा। लगभग 8 मिनट आता है, 8 मिनट कुछ सेकंड आता है। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आप बताइए कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिसमें एक तरफ तो महाराणा प्रताप की सेना थी और दूसरी तरफ अकबर की सेना थी, तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हकीम खान हो जाएगा। ठीक है, हकीम खान। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 को हुआ था। इसमें एक और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह थे और दूसरी ओर मुगल शासक अकबर की सेना थी। तो महाराणा प्रताप की सेना का जो नेतृत्व है वो हकीम खान कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि वो कौन सा अभिलेख है जो ये बताता है
कि भारत में जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे, ईरान के आसपास के क्षेत्र से आए थे। तो इस विकल्पों में से जो चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो बोगज कोई हो जाएगा। ठीक है, बोगज कोई नोट कर लीजिएगा कि अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। ये जो प्राप्त हुआ ना, ये माना जाता है कि 1400 ईसा पूर्व का है ये। ठीक है, जिस समय सिंधु घाटी की सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है इस चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अन्नाई मुड़ी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जो अन्ना मुड़ी ये चोटी है ना, ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? अगर ये पूछा जाए तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, जो पश्चिमी घाट है आपका, जो ये वाला पश्चिमी घाट है, ये मैप में आप समझ सकते हैं, जो ये पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाई मुड़ी है। ठीक है, क्या है? अन्नाई मुड़ी। मैप में देखिए यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था ना, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। और 1833 का चार्टर्ड एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी एक्ट के तहत ये घोषणा की गई थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वही अब उसे क्या कहा जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, क्योंकि इस समय तक अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत में अधिकार कर लिया था। इससे पहले जो पोस्ट हुआ करती थी वो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करती थी, लेकिन इस एक्ट के बाद अब भारत का गवर्नर जनरल नाम से अब पोस्ट आ गई। ठीक है, और पहला गवर्नर जनरल कौन था जिसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और यही आखिरी बंगाल का गवर्नर जनरल भी था, क्योंकि ये गवर्नर जनरल कब बना? 1828 में बना। 1828 से 1835 में बना। जब 1828 में इसकी नियुक्ति हुई थी तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति हुई थी, लेकिन बीच में ये एक्ट आ गया 1833 का, तब ये क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो बाकायदे से देखा जाए तो आखिरी जो गवर्नर जनरल होगा बंगाल का वो तो यही है, और पहला गवर्नर जनरल जो भारत का होगा वो भी यही है। तो याद रखेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल मैं पूछूं तब क्या बताएंगे आप? तो वो वारेन हेस्टिंग है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा इन्हें। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के